गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा और आज का हमारा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्म फर्स्ट ईयर। बी फार्म फर्स्ट ईयर में 104 कोड का आपका सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी हमारा पीसीआई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए इस वीडियो में हम लोग चलेंगे। एक एक करके वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकें। यदि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपको समझ में इस तरह से नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएंगे जो कि आपको पूरे डाउट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हमारा जो टॉपिक है वो उसका पहला ही टॉपिक हमारा है और वो टॉपिक है हमारा इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? अशुद्धता। कोई चीज़ प्योर होती है तो शुद्ध रहेगी, अगर उसके आगे इम लग गया मतलब क्या हो गया? इम्प्योर हो गई। तो उसी वर्ड को अपन इम्प्योरिटी कहते हैं। अब इम्प्योरिटी वर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं तो इम्प्योरिटी वर्ड ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए जिस चीज़ का कोई हानिकारक पदार्थ आ गया तो ही हम उसे इम्प्योरिटी कहेंगे। आप सीधा सा एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास दूध की रिक्वायरमेंट है, आपको मिल्क चाहिए आपको, अगर उसमें कोई पानी मिलाता है तो भी आपके लिए वो इम्प्योरिटी का ही काम करता है, क्योंकि दूध प्योर था, अब उसमें पानी मिल गया, दूध इम्प्योर हो गया। तो इसी कंडीशन को अपन आज आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्योरिटी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट के और अदर्स हमारे चैनल पे आपको अदर सब्जेक्ट के भी सभी नोट्स मिलेंगे, सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये पूरा कंप्लीट बी फार्मा का सब्जेक्ट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। यहाँ फर्स्ट सेम टू 8 सेमेस्टर तक के सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक आपको पूरे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो पीसीआई का सिलेबस है बी फार्मा का, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हम बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपको उसकी लिंक मिलेगी और लिंक के अकॉर्डिंग आप उसे देख पाएंगे। और जो भी डाउट रहेगा या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके सभी क्वेश्चन का जवाब इजीली दे पाएँ और आपके लिए भी बी फार्म करना ईजी होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इम्प्योरिटी क्या होती है? तो इम्प्योरिटी हमारे पास क्या है यहाँ पे? इम्प्योरिटीज इज अ फार्माकोपियाज रिफर टू सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन द ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कोई भी हमारे पास कोई ड्रग है या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसमें क्या हो रहा है, कोई मटेरियल प्रेजेंट है। कौन सा है मटेरियल? प्रेजेंट है बट आर नॉट इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसका ये पार्ट नहीं है। मतलब आप बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि जैसे हमारा कोई ड्रग तैयार हो रहा है, हम पैरासीटामोल की एक टेबलेट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो जो चीज़ें हम मिला रहे हैं वो सब तो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन जो चीज़ हमने उसमें नहीं मिलाई उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, और वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका पार्ट भी नहीं है, उसी को हम इम्प्योरिटी कहेंगे। या फिर मैं एक सिंपल अलग डेफिनेशन अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या होता है? अपने पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपन कहेंगे अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल कौन से मटेरियल होते हैं अपने? फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब जो कि क्या होते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन कहीं से आके हमारे प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल फॉरेन मटेरियल मटेरियल होता है। और क्या कहता है? विच में बी टॉक्सिक और मे नॉट बी टॉक्सिक। मतलब क्या हो सकते हैं हमारे लिए कि जैसे कोई आके हमारा प्रोडक्ट इम्प्योरिटी आ जाती है प्रोडक्ट में, तो हमारे लिए क्या होगा, वो टॉक्सिक हो सकता है और टॉक्सिक नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हमारा मिल गया कोई अगर कंटेमिनेट हुआ है तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर कंटेमिनेट नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास मिल्क है। अब मिल्क में क्या हो गया, अगर कोई वाटर ऐड कर देता है तो उसने दूध को क्या किया, इम्प्योर तो कर दिया। मतलब हमारे दूध की जो प्योरिटी थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए खत्म हो चुकी है क्योंकि अब हमारा दूध प्योर नहीं रहा, उसमें पानी मिल गया। तो इम्प्योरिटी तो आ गई, लेकिन ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। क्यों टॉक्सिक नहीं है? क्योंकि हमारा जो दूध था वो प्योर कंडीशन था। वाटर है, वाटर टॉक्सिक होता ही नहीं है। तो इसी तरह हम लोग कहेंगे कि अगर कोई हमसे डेफिनेशन, हमारे पास एक डेफिनेशन जो हमने लिख रखी है वो क्या है हमारी डेफिनेशन?
उस डेफिनेशन देखिए, इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियाज रिफर टू सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन द ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। किसी भी ड्रग और फार्मास्यूटिकल, अब बात हमारी क्या चल रही है, बी फार्मा चल रहा है, इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल ही वर्ड यूज करेंगे। तो ड्रग और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई हमारा मटेरियल, कोई सब्सटेंस जो हमारा है ये प्रेजेंट रहेगा, बट आर नॉट इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन हमारे फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता है, उसे हम इम्प्योरिटीज कहेंगे। या फिर इसकी अदर डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या होता है कि इम्प्योरिटीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज आर द सब्सटेंस, या मैं कहूँ इम्प्योरिटीज आर द अनडिजायरेबल फॉरेन सब्सटेंस। क्या हो गया, अनडिजायरेबल जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, और फॉरेन मटेरियल जो कि हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं, बाहर से कहीं से आके मिल गया है, उसी को अपन लोग क्या इम्प्योरिटीज कहेंगे। और विच मे बी टॉक्सिक एंड मे नॉट बी टॉक्सिक, ये टॉक्सिक हो भी सकता है और नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। जैसे कि अपन लोग बात करते हैं कि अब बरसात का मौसम चल रहा है, रेनी सीजन है, उसमें अपन लोग क्या लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं। अब सॉल्ट क्या करता है, हमारा आके मॉइस्चर कंटेन कर लेता है। जब मॉइस्चर कंटेन करेगा तो साल्ट में क्या था, साल्ट अपनी प्योर कंडीशन में क्रिस्टल फॉर्म में था, लेकिन जैसे उसको मॉइस्चर कंटेन कर लेता है तो अब क्या हो गया, उसकी क्रिस्टलिटी खत्म तो नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे डिब्बे में रखा, आप निकाल नहीं पाएंगे, उसमें पानी आ गया, तो ये इम्प्योर हो गया है, लेकिन ये हमारे टॉक्सिक नहीं है। वाटर ऐड हो गया मॉइस्चर, लेकिन वो ऐड नहीं है, इसलिए अपन कहेंगे कि टॉक्सिक हो भी सकती है और टॉक्सिक नहीं भी हो सकती है। अब देखिए किस तरह से अपन इसको इंक्लूड करते हैं, इसमें देखिए अपने अगला शुरू करते हैं। दिस कैन इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है अपने पास, जैसे रेसिडुअल सॉल्वेंट की बात करते हैं, कोई सॉल्वेंट हमारा आ गया, जैसे मैंने भी आपको वाटर बताया, वाटर एक सॉल्वेंट है, अब उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी सॉल्ट में, लेकिन बरसात के मौसम में आ जाता है। कोई हैवी मेटल आ जाती है, कोई इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ जाती है, जैसे कि सल्फेट आ गया, क्लोराइड आ गया। उसके बाद ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आ जाती है, रिलेटेड कंपाउंड, जैसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, अब जो उसको डिग्रेड कर देता है। उसके बाद माइक्रोबियल कंटेमिनेशन देखते हैं अपन लोग, बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, जैसे हमारा खाना रखा हुआ है, सुबह से हमने खाना बनाया, अब क्या होता है उसमें कोई बैक्टीरिया आ जाता है या फिर कोई वायरस आ जाता है। अब ये जैसे ही कंटेमिनेट हमारे फूड के अंदर आते हैं तो हमारा खाना खराब होने लगता है। आपने देखा होगा स्मेलिंग होने लगती है, उस पर मोल्डिंग यानी फफूंद वगैरह आने लगती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं सब हमारी क्या होती हैं, एक हिस्सा होती है, काय का इम्प्योरिटी का हिस्सा होती है। तो इम्प्योरिटी आपने जाना कि अनडिजायरेबल फॉरेन मटेरियल है, वो हैवी मेटल हो सकती है, इनऑर्गेनिक कंटेंट हो सकता है, हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट हो सकता है, या फिर कोई भी हमारा माइक्रोबियल सब्सटेंस भी हो सकता है। अब ये देखिए इम्प्योरिटी की अपन बात करते हैं, सोर्स क्या हो सकते हैं। सोर्स से मतलब ये है कि हमारे उसमें इम्प्योरिटीज कहाँ से आती है। आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं, कोई हम लोग कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो जैसे कि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल से मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे पैरासीटामोल की एक टेबलेट है, तो अब टेबलेट में पूरी में पैरासीटामोल तो होता नहीं है, तो अपन लोग क्या करते हैं उसका स्टार्टिंग, लेकिन टेबलेट काहे की कहते हैं अपन, हमारी टेबलेट किस चीज़ की है, पैरासीटामोल की टेबलेट है, तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो जाता है, पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल में पहले से कोई कंटेमिनेट हो रहा है या कोई इम्प्योरिटीज़ है तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट तक भी आएगी। उसके बाद अपन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जो हम लोग जिस मेथड से हम लोग बनाते हैं तो इम्प्योरिटीज उसमें आ जाती है। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट मतलब अगर हम जिस इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉश नहीं है, क्लीन नहीं है, पहले से उसमें कुछ कोई कंटेमिनेट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपने फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा। जैसे मान लो अपन ने कोई ये कंटेनर लिया, इसे किसी प्रोडक्ट का हमें एक्सट्रैक्ट निकालना है, हमने इसको लगा और इसमें पहले से अंदर जंग लगी हुई है। आप समझिए इस बात को, हमने क्या करा, इसमें वाटर डाला या कोई भी एक्सट्रैक्ट निकालने की जो भी हमारा स्पेसिफिक सॉल्वेंट है, हम उस सॉल्वेंट को इसमें डाल देते हैं। इस सॉल्वेंट को अंदर जैसे डालेंगे और इसको हमने क्या करा, यहाँ नीचे से बर्नर लगाया और बर्नर लगा के हम इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो जो इसके अंदर पहले से जंग लगी हुई वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर आ जाएगी। अब ये क्या हुआ, हमारा इक्विपमेंट पहले से वॉश नहीं था, क्लीन नहीं था, हाइजीनिक नहीं था, तो ये सब चीज़ें हमारी आने लगती है। तो एक सोर्स हमारे पास ये भी है कि यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, कंटेमिनेट आ जाते हैं और इम्प्योरिटीज आ जाती है। और जो एक होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन से मतलब समझिए कोई प्रोडक्ट हमारा है वो अपनी जो मूल जो उसका कैरेक्टर होता है उससे टूट जाता है, और टूटने के बाद जैसे आप देखिए कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कहीं पे कई बार क्या होता है कि वाटर उससे अलग हो जाता है। अब हमारे प्रोडक्ट में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन जब दो रिएक्शन होती है तो वाटर अलग हो गया। अब ये वाटर हमारे लिए क्या करता है, एज अ इम्प्योरिटी वर्क करता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि हमारे इम्प्योरिटीज़ का
काम करता है। अब ये इम्प्योरिटीज़ को अपन चेक करते हैं और इसके लिए अपन लोग कुछ टेस्ट लगाते हैं, वो हमारा टॉपिक अगला है। यहाँ पे अब क्या होता है कि जैसे इम्प्योरिटीज़ का हम लोग पता करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा जो टॉक्सिकोलॉजी डाटा है, टॉक्सिकोलॉजी मत से मतलब ये होता है कि हमारे लिए प्रोडक्ट टॉक्सिक है कि नहीं है, वो हम लोग पता लगाते हैं। एनालिटिकल डिटेक्शन करते हैं अपन लोग, एनालिटिकल मेथड भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज़ हमारी इसी में आती है। तो आइए अब जानते हैं हम लोग, जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हम पढ़ रहे थे, ये कहाँ-कहाँ से आती है, इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है आपका, इम्प्योरिटीज़ बनता है। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह की होती है और कौन कहाँ से, उसका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हमारे पास क्या है, मतलब हमारे उसमें इम्प्योरिटीज़ आने की संभावनाएँ कहाँ-कहाँ से बनती हैं। तो सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है कि जैसे अपन लोग जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या हम लोग कोई टैबलेट बना रहे हैं, कोई कैप्सूल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट टैबलेट कैप्सूल तो हमें मार्केट में मिलेगा नहीं। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन कच्चा माल। तो यहाँ पे सबसे पहला अपना पॉइंट आता है स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में एक वर्ड लिखा हुआ APIS। इसका मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब क्या रहेगा कि जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, एक पैरासीटामोल की आपको एक टेबलेट बनानी है, तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हो गया, पैरासीटामोल। मतलब जो हमारे पास क्या होगा, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट देगा, थेरेपेटिक इफेक्ट बॉडी में दे रहा है। ये हमारे पास बुखार उतारने के लिए हम लोग इस ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक है, बॉडी टेम्परेचर कम करेगा। तो जो हमारा पैरासीटामोल है, ये पैरासीटामोल हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ये क्या है कि जो टेबलेट है उसमें कई तरह के प्रोडक्ट में, उसमें लुब्रिकेंट है, उसमें बाइंडर्स हैं, उसमें कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटिंग एजेंट है, कोटिंग मटेरियल है। ये सब चीज़ मिलके कंप्लीट टेबलेट बनती है, लेकिन उसका जो एपीआई क्या है, ये हमारा पैरासीटामोल है। तो अपन लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में पैरासीटामोल में कोई इम्प्योरिटीज़ है तो फाइनल टेबलेट में भी आएगी। उसके बाद हम लोग रीएजेंट एंड सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग हमारे प्रोडक्ट को डिसॉल्व करेंगे। अगर जैसे कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वाटर में ही पहले से इम्प्योरिटीज़ है, हमारा पैरासिटामोल पाउडर ठीक है। लेकिन अगर वाटर में कोई हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है, हमने इम्प्योर वाटर ले लिया, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में भी आएगी। दूसरा क्या हो जाता है, नेक्स्ट हमारे पास कंटेमिनेट वाटर। यहाँ पे अलग से पॉइंट भी दे रखा है, और सॉल्वेंट का मतलब भी वही होगा, क्योंकि जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करते हैं, इथेनॉल यूज़ करते हैं, अलग अलग बेंजीन भी हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एक आता है इम्प्योरिटीज़ इन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से मतलब क्या होता है, जैसे हैवी मेटल है यहाँ पे, या पेस्टिसाइड वगैरह अपन जिसमें यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ हमारी रॉ मटेरियल के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट हमारा दिया है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हम लोग उसे किस तरह से तैयार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे थे, तो एक्सट्रैक्ट में यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, इस मेथड में अगर पहले से हमारा इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में कोई जंग लगी हुई अंदर, तो हमारे प्रोडक्ट ख़राब कर देगा। इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग एड की बात अपन करते हैं, जैसे कि फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें प्योर फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है, सेंट्रीफ्यूग में कोई चीज़ अलग नहीं हो पा रही है। सेंट्रीफ्यूग वगैरह आप लोग कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अगर यूज़ नहीं किया है, तो ये आपको सब चीज़ें यूज़ होंगी आगे। यहाँ पे अपनी क्लीनिंग सैनिटाइजेशन वाली प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है कई बार। उसके बाद क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एपीआई, यानी कि हम लोग फाइनल जो प्रोडक्ट लेते हैं, एपीआई वाला जो अपना प्रोडक्ट है, ये क्या होता है, कई बार कोई केमिकल रिएक्शन करता है और जो अपने स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब जैसे पैरासीटामोल था, ये टूट गया, जैसे अपन लोग बात करते हैं, एक सिंपल सी बात में आपको छोटा सा एग्जांपल से समझ में आएगा कोई चीज़। यहाँ पे क्या होगा, जैसे अपन लोग यूज़ करते हैं कि आपने कहीं पे पानी लिया, पानी आप सब लोग जानते हैं H2O होता है। इसकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी आपने जानते हैं, ये क्या होता है हमारा H प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाता है। अब मान लो कहीं कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या हो गया, अपना H2O था, ये H प्लस और OH माइनस में टूट गया। तो हमें चाहिए तो पानी था, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गए और हाइड्रोक्सिल आयन हो गए। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं। अब जिस भी प्रोडक्ट में हमारा वाटर इन दो भागों में टूट गया है, तो अब ये वहाँ पे क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, रिक्वायरमेंट तो वाटर की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इम्प्योरिटी का काम करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
तो ये हमारे पास क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये चीज़ हमारी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर की। एनवायरमेंटल फैक्टर से मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि जहाँ आप तैयार कर रहे हैं वहाँ पे जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहेगी, जैसे मान लो एयर है, एयर बॉर्न कंटेमिनेशन होता है, कहीं बैक्टीरिया वायरस हवा के थ्रू फैलते ही हैं, कोई डस्ट हवा के थ्रू आ जाती है। आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपका क्या हुआ, आपके पास एयर फ्लो हो रहा है, हवा चल रही है, आपसे उसमें क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे और आपके प्रोडक्ट में आके मिल जाते हैं। और कोई बैक्टीरिया वायरस इसमें जैसे अपन माइक्रोब्स की बात करते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन हो जाता है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कोई खाना होता है या हम लोग फूड की बात करते हैं, तो ठंड के मौसम में कम खराब होता है लेकिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा खराब होता है। तो उसी तरह अपना कोई प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं जो कि गर्मी के मौसम में कर रहे हैं, समर सीजन में कर रहे हैं, तो उसमें क्या टेम्परेचर हाई होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, और यही हमारे उसमें इम्प्योरिटी का कारण बनता है। लाइट एक्सपोजर की आप बात समझिए। आप देखिए, जैसे अपने पास कोई भी ड्रग आती है तो उसकी उस पर लिखा हुआ रहता है, जैसे आपका कंटेनर आपने देखा होगा अंबर कलर के होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सनलाइट अंदर नहीं जाती, और वहाँ उसमें एक वार्निंग लिखी भी रहती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, यानी कि इसको सनलाइट से बचाना है, क्योंकि जब सनलाइट मान लो इसमें अंदर आ जाती है, या अपनी जब सनलाइट यहाँ से आती है और हमारे प्रोडक्ट के अंदर जाएगी, तो उसमें क्या करता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन में चेंज कर देती है, और जब केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अपने मूल स्वभाव से हटकर नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और वो हमारे लिए इम्प्योरिटी का वर्क करेगा। कई बार क्या होता है कि ये रिएक्शन हमारे लिए टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करती है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ कहाँ कहाँ से आ सकती है, रॉ मटेरियल से आ सकती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आ सकती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से आ सकती है। नेक्स्ट अपना आता है यहाँ पे पैकेजिंग एंड स्टोरेज, यानी कि आपके प्रोडक्ट को आप जो पैकेजिंग वाला सिस्टम रहेगा, आप फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, कोई अभी तक इम्प्योरिटीज उसमें नहीं आई है, अब जिस कंटेनर में आप उसे पैक कर रहे हैं अगर वो हमारा ख़राब है, तो उसमें अगर हमारे पास क्या होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे हम उसमें कंटेनर से डिब्बी हम लोग दवाई ले रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं उसको स्ट्रिप में पैक कर रहे हैं, तो जो पैकिंग मटेरियल में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो वो भी हमारे पास आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्लोज़र होता है, जैसे कि आपने बॉटल अपनी देखी होगी, तो इस बॉटल में क्या होगा, कई बार आपका ये क्लोजर लगा हुआ रहता है ऊपर, ये रबर का होता है, प्लास्टिक का होता है, या वुड का यानी लकड़ी का भी होता है। तो इसको पैकिंग करते समय अगर हमारा कंटेनर सही है, लेकिन जब हमने क्लोजर इसमें रबड़ का यूज़ किया उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, कई बार लेबलिंग और पैकेजिंग मटेरियल, जैसे हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार क्या होता है कि उसकी स्टोरेज कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से हम लोग क्या करते हैं, हमारी ड्रग पे स्पेशली लिखा हुआ रहता है कि ड्राई एंड कूल प्लेस। आप जब भी कोई मार्केट में दवा लेंगे तो उसमें लिखा रहता है स्टोरेज के सामने, उस पर आप लेवल उसका पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार टेम्परेचर में हम लोग रख देते हैं, धूप में हमारी दवा रखी हुई है, या ह्यूमिडिटी में कंडीशन में हमारी दवाई रखी हुई है, या कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि इन चीज़ों से उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इम्प्योरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बाहर से कोई इम्प्योरिटी अभी आई नहीं है, लेकिन जैसे टेम्परेचर आया, टेम्परेचर में आपने देखा कि आप टेम्परेचर का इफेक्ट आपने देखा होगा, एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि 6CO2 प्लस 6H2O, और ये रिएक्शन होती है काय में, सनलाइट। अब ये दो प्रोडक्ट हमारे थे, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये मिलके जब सनलाइट में एक रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है अपना C6H12O6 बन जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पौधों के लिए भी क्या होता है, ये फूड प्रोवाइड कराता है, मतलब उनके खाने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन ये अभी हमारे लिए बेनिफिशियल है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन अब किससे हो रही है, सनलाइट से हो रही है, सनलाइट में क्या है, टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर के थ्रू क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो कई बार हमारे प्रोडक्ट में भी इस तरह की इम्प्योरिटीज आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अदर सोर्स। अदर सोर्स की बात अपन करें तो सिंथेटिक बायो प्रोडक्ट की बात अपन करते हैं। उसके बाद डिग्रेडेशन प्रोडक्ट अपने पास हो जाता है। रेसिडुअल सॉल्वेंट अपन फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, वहाँ फर्स्ट पहले उस पढ़ चुके हैं ये। और आगे हमारा क्या होता है, हैवी मेटल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी ऊपर सब। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास क्या होती है कि हमारे रॉ मटेरियल
फिर से एक बार हम लोग देखेंगे इम्प्योरिटीज़ क्या है हमारे पास, एक बार पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटीज़ क्या होता है कि हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल के हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। ये टॉक्सिक हो भी सकते हैं और टॉक्सिक नहीं भी होते हैं। और यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के आवाज़ अपन काय के लिए करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकली डाटा उसका तैयार कर लेते हैं, एनालिटिकली डिटेक्शन लिमिट हम लोग पता कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह हम इसमें जान लेते हैं। उसके बाद अपने पास क्या आता है यहाँ पे हमारा जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हमारा रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, पैकेजिंग एंड स्टोरेज है, और अदर सोर्स हमने इसके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो ये क्वेश्चन जो टॉपिक हमारा था ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हम टॉपिक इसमें लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।